हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स के लिए। हमने ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज़ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का लेक्चर 1 है और आपके पूरे HCS प्रीलिम्स की प्रेपरेशन में आज डे नंबर 13 है। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आपको एक HCS प्रीलिम्स के नाम से कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे कंटेंट सेक्शन में जाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सारी की सारी जो PDFs हैं वो मिल जाएंगी। उसको डाउनलोड करके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप अगले साल के लिए HCS की प्रिपरेशन कर रही हैं तो हमने आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज को भी लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर हमने हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया है। तो एक बार जाकर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली इकोनॉमी की न्यूज़ से, दैट इज़ रिलेटेड टू फिनक्लुवेशन। जो फिनक्लुवेशन है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक तरह से लॉन्च किया है। इस फिनक्लुवेशन के अंदर अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं वो आकर पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाने के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की यहाँ पर बात करूँ तो 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था और होली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसको कौन रेगुलेट करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक को रेगुलेट करती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पैक के बारे में, जो कि है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। तो रिसेंटली जो कंपनी लॉ कमेटी है उन्होंने सरकार को ये रेकमेंड किया है कि आप इस टाइप की कंपनीज बनाइए। ये कंपनीज किस तरह से काम करती हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। तो एक जो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी होती है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो एक तरह से ऑफर करती है पब्लिक को। इसके अंदर कुछ शेयर्स वगैरह ऑफर किए जाते हैं जिसमें जो पब्लिक है वो इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इस कंपनी के अंदर ये कंपनी जब यहाँ पे इनको पैसा मिल जाता है तो आगे जाके ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस पर्पस के लिए भी इनको बनाया गया है उस चीज़ के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वो पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाता है फिर तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता तो ये दोबारा से जो एक तरह से पब्लिक का पैसा लिया हुआ है वो वापस हो जाता है कुछ टेन्योर के बाद। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी का मतलब समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से सुन लो कि ये होता कैसे है कि जो पब्लिक होती है वो यहाँ पर कुछ शेयर्स खरीदती है और शेयर्स खरीदने की वजह से कुछ जो पैसा होता है इन कंपनीज के पास जाता है। ये कंपनीज जिस पर्पस के लिए बनाई गई हैं आगे उस चीज़ में वो पैसे को इन्वेस्ट करती हैं और उनका जो भी पर्पस के लिए बनाई गई है वो अगर सोल्यूशन निकल जाए उसका तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से इस कंपनी का जो पैसा है पब्लिक को वापस दे दिया जाता है कुछ टेन्योर के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल बॉन्ड्स के बारे में। तो रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला था कि हम ऑयल के प्राइसेस इस वजह से डिक्रीज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो पहले ऑयल बॉन्ड्स इशू किए गए हैं हम उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि ऑयल बॉन्ड्स होता क्या है। देखो, जब भी ऑयल के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाए तो यहाँ पर एक कंपनी होती है जो कि ऑयल की सप्लाई देती है और यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं एक, ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इंटरवीन करती है। वो यहाँ पर इन कंपनीज को कुछ ऑयल बॉन्ड्स इशू कर देती है ताकि यहाँ पे जो भी आप कस्टमर को जिस प्राइस पे भी ऑयल को बेचेंगे उसमें से कुछ जो प्राइस है वो सरकार यहाँ पे करती है। ठीक है, इसी वजह से इन ऑयल बॉन्ड्स को इशू कर देती है। एक तरह से ऑयल में जो कस्टमर्स है उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ऑयल बॉन्ड्स का मकसद ये होता है। तो इस वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो डिक्रीज नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं उन्होंने बोला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में और अकोमोडेटिव स्टैंस के बारे में। तो अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, 2016 के अंदर बनाई गई थी। इसको एक कमेटी ने रेकमेंड किया था। कौन सी कमेटी थी? उर्जित पटेल कमेटी ने रेकमेंड किया था कि आपको एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाना चाहिए। इस कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 RBI की तरफ से आते हैं और 3 सरकार की तरफ से आते हैं। और इस कमेटी का काम ये होता है कि ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करती है। जैसे कि रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, है ना। इस चीज का काम होता है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेपो रेट के बारे में। देखो, जो बैंक्स होते हैं जब उनको कुछ पैसा चाहिए होता है तो वो RBI से एक तरह से लोन लेते हैं।
तो यहाँ पे कुछ पैसा लेते हैं वो आरबीआई से, तो वो किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट पे ही तो लेंगे, तो उस इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट बोल देते हैं। इन द सेम वे जब आरबीआई को बैंकों से पैसा लेना होता है तो वो भी किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट पे ही लेते हैं, तो उस इंटरेस्ट रेट को हम रिवर्स रेपो रेट बोल देते हैं। बस इतना सा आपने नॉर्मली याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकोमोडेटिव स्टैंस के बारे में। देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है यहाँ पे बार बार रिवर्स रेपो और रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करती रहती है। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अलग अलग स्टैंसेस होते हैं, उसमें से एक स्टांस है अकोमोडेटिव स्टांस। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब ये होता है कि जो आरबीआई है वो रेपो रेट को डिक्रीज कर सकती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो बैंक आरबीआई से पैसा ले रहे हैं वो एक तरह से डिक्रीज हो गया इंटरेस्ट रेट। दैट मीन्स अब बैंकों के लिए पैसा लेना सस्ता हो गया, तो अब जो बैंक है आरबीआई से ज़्यादा पैसा लेंगे और उसकी वजह से आगे जो कस्टमर्स हैं उनको ये जो पैसा है वो ट्रांसफर कर सकते हैं इन द वे ऑफ लोन्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो लिक्विडिटी है पैसों की वो इंक्रीज कर रही है। तो अकोमोडेटिव स्टैंस जो होता है वो एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस होता है, जिसके अंदर रेपो रेट को डिक्रीज किया जाता है ताकि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज करी जा सके। ठीक है, आपने अकोमोडेटिव स्टैंस के बारे में याद रखना है। इन द सेम वे दो तीन तरह के और स्टैंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल स्टैंस होता है जिसके अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो ना तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करती है ना ही डिक्रीज करती है। एक और स्टैंस होता है जिसको हम हॉकिश स्टैंस कहते हैं। तो इसके अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैंकों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, महंगा हो जाता है आरबीआई से पैसा लेना, और उसकी वजह से मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, आपने इन स्टैंसेस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रिंकफ्लेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, तो यहाँ पे एक और वर्ड है जिसका नाम है श्रिंकफ्लेशन। इसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज नहीं करता। महंगाई होने की वजह से ऑफ कोर्स प्राइस तो इंक्रीज करेगा ही, लेकिन यहाँ पे उसका प्राइस इंक्रीज नहीं करता, हालांकि उसका जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। ऐसी चीज़ को हम श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 30 रुपये में पहले 200 ग्राम आते थे चिप्स के और अभी 30 रुपये में 180 ग्राम आ रहे हैं। दैट मीन्स महंगाई होने की वजह से प्राइस को इंक्रीज नहीं किया, क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया। तो ये आपने श्रिंकफ्लेशन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के बारे में। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर जो भी कंपनी हमारी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री के अंदर जो भी कंपनी बाहर से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करेंगी तो यहाँ पे उनको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है ताकि वो उस कैपिटल गुड्स से बनाने वाले जो भी प्रोडक्ट बने हैं उनका बाहर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। एक तरह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ट्रेड है, उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंपोर्ट होता है उतना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है उतना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ठीक रहता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट को एक तरह से इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी फ्री चीज़ों को प्रोवाइड किया गया है। आपने बस इतनी चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। देखो, जब भी हमारी कंट्री के अंदर महंगाई आती है तो उसको दो इंडेक्सेस में मेजर किया जाता है। एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर जो शॉप्स वगैरह हैं, है ना, उनको कितना महंगा पड़ा खरीदना, कोई भी सामान वो खरीदते हैं जब, तो उनको कितना महंगा पड़ा। दैट मीन्स उन्होंने सामान होलसेल में खरीदा और उसकी वजह से उनको पिछले साल के मुकाबले वो जो सामान है वो कितना महंगा पड़ा। वो चीज़ जो है वो सारी की सारी आ जाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर। अगर मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो कंज्यूमर हैं वो अगर कोई भी चीज़ खरीद रही हैं तो उनको कितनी महंगाई हो रही है, कितना उनको महंगा पड़ रहा है वो सामान, तो वो सारा चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो ये जो दोनों इंडेक्सेस हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो निकालती हैं। जैसे कि आपने याद रखना है, कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा ये चीज़। सबसे पहले बात कर लेते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, जो कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। इन द सेम वे अगर मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो मॉस्पी मिनिस्ट्री है उनके अंदर एक ऑफिस होता है जिसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये जो ऑफिस है इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालता है।
अब इस इंडेक्स के अंदर ज़्यादातर जो सर्विसेज और गुड्स हैं दोनों इंक्लूड होते हैं। दैट मीन्स कितनी सर्विसेज हो रही है उसके अंदर कितना इन्फ्लेशन हुआ है, और जो गुड्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं उसके अंदर कितना इन्फ्लेशन हुआ है। लेकिन अगर मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं WPI और CPI के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मंथन के बारे में जिसका नाम है आइडियाथॉन। ये जो आइडियाथॉन मंथन है, अलग अलग जो कंपनीज हैं उन्होंने सेबी के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, किस किस ने, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इन्होंने सबने मिलकर इस आइडियाथॉन को एक तरह से ऑर्गेनाइज किया है। इस आइडियाथॉन के अंदर अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पर आकर इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो नई जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा वो इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ताकि सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। तो इस हैकेथन के अंदर ये सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर जो GDP है उसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल IMF ने बोला कि इंडिया की जो GDP है वो 8.2% रहेगी फिस्कल ईयर 23 के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने IMF ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो कई बार आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि IMF की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसके तहत इंडिया के फिस्कल ईयर 23 की कितनी % GDP है। तो कई बार ऐसे पूछा जाता है, कई बार आपसे रिपोर्ट का नाम ही पूछा जाता है कि IMF ने कौन सी रिपोर्ट निकाली है जो कि GDP के बारे में बताती है। इन द सेम वे अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे उन्होंने ग्लोबल GDP के बारे में बताया कि 2022 के अंदर 3.2% रहेगी। इन द सेम वे उन्होंने इंडिया के बारे में भी बताया कि ये 8% रहेगी। तो ये 8% भी उन्होंने एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के तहत बताया है जिसका नाम है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, जो कि एक बाई एनुअल रिपोर्ट है। दैट मीन्स एक साल में 2 बार ये लॉन्च होती है रिपोर्ट। इन द सेम वे अगर मैं ADB की बात करूं, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने बोला है कि साउथ एशियन इकोनॉमीज जो है, साउथ एशिया के अंदर जो भी कंट्रीज हैं उनमें 2022 के अंदर जो इकोनॉमी रहेगी वो 7% तक ग्रो करेगी। साउथ एशिया आई होप आपको पता ही होगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो भी आ जाता है, थोड़ी सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी आ जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्की के बारे में। उन्होंने बोला है कि इंडिया की GDP ग्रोथ जो है वो 7.4% से ग्रो करेगा। यहाँ पे ये एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसका नाम है फिक्कीज इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे। तो ऐसे ही आपने हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो GDP ग्रोथ है वो कितनी बता रहे हैं उसको याद रखना है। मैंने सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है एक ही स्लाइड के अंदर कंपाइल कर दी है, एक बार आप इसको बस रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IHS मार्केट रिपोर्ट के बारे में। इन्होंने भी इंडिया के बारे में बताया है और इन्होंने ये बोला है कि इंडिया जो है वो एशिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक। अगर मैं अभी की बात करूं तो इंडिया अभी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इससे पहले इंडिया के आगे कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये आपने याद रखना है, जैसे कि US, चाइना, जापान, जर्मनी एंड UK। अब इन्होंने ये बोला कि 2030 तक इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी एशिया की। कौन सी रिपोर्ट के तहत बोला गया है, आपने उस चीज़ को याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि अभी रिसेंटली हमारा जो इकोनॉमी का साइज है वो कितना है, तो US $2.7 ट्रिलियन है 2021 के अंदर, और 2030 के अंदर कितना ग्रो कर सकता है, $8.4 ट्रिलियन तक ग्रो कर सकता है। इन द सेम वे यहाँ पे इस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि हमारी कंट्री के अंदर कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारी GDP ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सर्विस सेक्टर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, है ना, ये सारे सेक्टर्स इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड के बारे में। तो रिसेंटली RBI ने अपने एक्ट के अंदर 2nd शेड्यूल के अंदर इस बैंक को इंक्लूड किया है। देखो RBI का एक एक्ट होता है जिसका नाम है RBI एक्ट ऑफ 1934। इसके अंदर अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं। रिसेंटली RBI ने 2nd शेड्यूल के अंदर इस बैंक को इंक्लूड किया है। अब 2nd शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करने का क्या फ़ायदा है यहाँ पे, तो इस बैंक को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन्स वगैरह मिलेंगे RBI से, तो ये इनको फ़ायदा हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे ये शेड्यूल्ड बैंक बन गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सारथी मोबाइल ऐप के बारे में। तो रिसेंटली सेबी ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और इस मोबाइल ऐप के अंदर इन्वेस्टर के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करी गई है। जैसा कि आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इंक्रीज़ करे हैं पिछले कुछ सालों के मुकाबले। तो क्योंकि यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो वो इंक्रीज़ करे हैं, इस वजह से सेबी ने एक ऐप को लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर इन इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऐप है। इसके अंदर अलग अलग चीज़ों के लिए रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। फॉर एग्जांपल KYC कैसे करवाना है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इस ऐप के ऊपर बताया गया है।
अगर मैं बात करूं सेबी के बारे में तो ये है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के द्वारा 1992 में बनाई गई थी। इसका काम है जितनी भी हमारी कंट्री की जो शेयर मार्केट वगैरह है उसको रेगुलेट करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरिडा के बारे में, जो कि क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये एक NBFC है, दैट मीन्स नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये कुछ लोन्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि जैसा कि इसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर कोई भी जो इन्वेस्टर है या फिर कोई भी ऐसा बिजनेसमैन है जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कोई डेवलपमेंट करनी है तो वो यहाँ से इस NBFC से लोन ले सकते हैं। ये होली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है। तो एक तरह से हमारी कंट्री के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए इस कंपनी को बनाया गया था। ये कंपनी बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन रिसेंटली सरकार ने यहाँ पे इस कंपनी के अंदर कुछ पैसे को इन्फ्यूज किया है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं FRP के बारे में, जिसका कि मतलब है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। अगर मैं FRP के बारे में बात करूं तो जैसा कि आपको पता है हमारी सरकार 23 क्रॉप्स के लिए यहाँ पे MSP को रिलीज करती है। MSP का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलीज करती है। इन द सेम वे शुगर केन के लिए यहाँ पे एक प्राइस रिलीज होता है जिसके नीचे जो फार्मर्स से अगर शुगर केन खरीदना हो तो जो कंपनीज होती हैं, शुगर केन मिल्स होते हैं, वो फार्मर से इस पर्टिकुलर रेट पर ही जो शुगर केन है उसको खरीदेंगे, इससे नीचे वो नहीं खरीद सकते। इस प्राइस को हम बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इससे पहले स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस होता था शुगर केन के लिए, लेकिन इसको दोबारा से 2009-10 के अंदर इसको चेंज कर दिया गया। बात कर लेते हैं कि जो FRP है वो एक कमीशन निकालता है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो कमीशन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के नीचे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमीशन है जो कि 1965 में बनाया गया था। ये कमीशन 23 क्रॉप्स के लिए MSP को रिलीज करता है। कौन कौन सी 23 क्रॉप्स हैं उसके बारे में आपने याद रखना है, कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर 7 सीरियल्स एडेड हैं, 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिसके अंदर शुगर केन भी है। और शुगर केन के MSP को हम बोल देते हैं FRP, दैट इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। अब ये जो कमीशन है वो MSP को जब अनाउंस करता है तो इसको अप्रूव करने के लिए एक कैबिनेट कमेटी अप्रूव करती है, जिसका की नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स MSP को अप्रूव करती है और MSP कितना होना चाहिए उसका काम कौन करता है, CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के साथ एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट हम बात कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो ये एक ऐसी काउंसिल है जो कि हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखेगी। अब इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं और इस पूरी की पूरी काउंसिल को कौन चेयर करता है, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसको चेयर करते हैं। इस काउंसिल के अंदर कौन कौन से ऐसे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, फॉर एग्जांपल सेबी का मेंबर हो गया, देन इज RBI के गवर्नर हो गए यहाँ पे। तो अलग अलग जितनी भी फाइनेंसेस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है हमारी कंट्री के अंदर, उन सबके चेयरपर्सन यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये काउंसिल लाई करती है, तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर लाई करेगी। और इस काउंसिल को बनाने के लिए भी एक कमेटी ने रेकमेंड किया था। तो वो कौन सी कमेटी है आपने याद रखनी है, दैट इज रघुराम राजन कमेटी, जो कि 2008 के अंदर बनी थी। इन्होंने रेकमेंड किया था कि आपको एक ऐसी काउंसिल बनानी चाहिए ताकि हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंगड़िया सिस्टम के बारे में। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में एक तरह से किया जाता है। अगर मैं बात करूं आंगड़िया के बारे में, तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह में जितना भी ये कैश वगैरह है उसको लेकर जाता है, तो उसको आंगड़िया कहा जाता है। पिछले जमाने में एंशिएंट टाइम्स के अंदर ऐसा होता था कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो एक आंगड़िया को हायर करते थे। मतलब यहाँ पे ये चलता था कि उनके जो एंसेस्टर्स वगैरह हैं आगे आगे वो आंगड़िया का काम करते थे उन बिजनेसमैन के लिए। तो उन आंगड़िया को वो हायर करते थे और एक जगह से जब दूसरी जगह पे कोई भी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ को अगर पहुँचाना होता था तो ये आंगड़िया जो है वो उसको
पहुंचाते थे, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो या फिर किसी कैश को पहुंचाना हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए इनको एक तरह से हायर किया जाता था। तो यहाँ पे इनको भी कुछ बेनिफिट मिलता था, जैसे कि ये एक जो नॉमिनल फीस है वो चार्ज करते थे एक जगह से दूसरी जगह पैसे लेके जाने के लिए। लेकिन रिसेंटली इसका इलीगल यूज़ भी किया जा रहा है, एक तरह से ब्लैक मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आंगड़िया होते कौन हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एपीडा के बारे में, जिसका कि सबसे पहली बात फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके नाम से आपको ऐसे लगेगा कि शायद ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। जो एपीडा है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। एक तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, जिसका कि नाम है एपीडा। तो आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए काम आती है। कुछ और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि एपीडा जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट द्वारा बनाई गई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी जो लॉ है वो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था 2017 के अंदर। तो उस टाइम पे जीएसटी जब इम्प्लीमेंट किया गया था तो ये एक ऐसा टैक्स था जिसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, क्योंकि ये एक कंज्यूमर बेस्ड टैक्स था, और जो भी स्टेट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा आगे थी तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस होना था। तो यहाँ पे सरकार ने एक एक्ट बनाया जो कि था जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट। इसके तहत कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको सेस चार्ज होता था। सेस का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यहाँ पे टैक्स चार्ज किया जाता था। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेस कई बार लग जाता है, जो कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही यूज़ होता है। इन द सेम वे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया, जिसके तहत ये बोला गया कि जो भी स्टेट्स ऐसी हैं जिनको जीएसटी इंप्लीमेंट करने की वजह से लॉस होगा, तो इस सेस में से उनको ये जो चार्जेस वगैरह हैं, ये जो पैसा वगैरह है वो उन स्टेट्स को दिया जाएगा, ताकि उनको जीएसटी से कोई भी लॉस ना हो। तो आपको जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्विस के बारे में, जिसका कि नाम है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो ये एक ऐसा सर्वे है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे एक तरह से प्रोड्यूस होता है। क्वार्टरली बेसिस मतलब हर 3 महीने बाद इस सर्वे को एक तरह से निकाला जाता है। इस सर्वे के अंदर 2 सर्वेज इंक्लूडेड होते हैं। पहला है क्वेस्ट, दैट इज क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, और दूसरा है AFES, दैट इज एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे। तो इन दोनों सर्वेज में ये डिफरेंस है कि अगर किसी कंपनी में 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे करवाया जाएगा, लेकिन अगर किसी कंपनी में 10 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसमें AFES करवाया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को एक तरह से सिलेक्ट किया जाता है जिसमें ये सर्वे करवाया जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन हो गया। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इन दोनों सर्वेस के अंदर जो नॉन फार्म एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये आपने एक्विस सर्वे के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 के बारे में। तो हर साल अभी रिसेंटली 2022 के अंदर 2021 वाले अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए। तो ये जो अवार्ड्स हैं वो उन स्टार्टअप्स को ही मिलते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनोवेटिव सोल्यूशन किसी चीज़ में प्रोवाइड किया है। आपने याद रखना है कि ये जो अवार्ड्स है कौन सी मिनिस्ट्री इनको ऑर्गेनाइज करती है और कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं के शेप्ड रिकवरी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक जब आया था तो उस टाइम पे कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो कि ठप हो चुके थे, लेकिन धीरे धीरे उन सेक्टर्स ने एक तरह से उभरने की कोशिश करी, और यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो कि उस चीज़ से उभर गए थे कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, है ना, और कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो कि खड्डे में चले गए थे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाले जो सेक्टर्स हैं वो एक तरह से इंप्रूव करेंगे, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे टूरिज्म वगैरह के सेक्टर्स हैं वो एक तरह से उनकी जो ग्रोथ होगी वो डिक्लाइन होगी।
तो जब ऐसी ग्रोथ देखने को मिले जिसके अंदर कुछ सेक्टर्स इंप्रूव कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स जो हैं उनकी ग्रोथ डिक्लाइन कर रही है, तो ऐसी शेप रिकवरी को हम के शेप रिकवरी कहते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं NFT के बारे में, जिसको हम बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। रिसेंटली जो NFTs हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं। एक बार देख लेते हैं कि NFTs होता क्या है। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी पेंटिंग वगैरह बनाई, आपने उस पेंटिंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर डाल दिया। दैट मीन्स वो एक यूनिक पेंटिंग है जिसकी एक यूनिक ID बन गई है। अब क्या होगा कि ये जो यूनिक पेंटिंग आपने डिजिटली क्रिएट करी है, इसको कोई भी ट्रेड कर सकता है और एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इस NFT को वो एक तरह से सेल और बाय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अभी रिसेंटली पता भी होगा कि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी जिनका कि जो फर्स्ट ट्वीट है उसको डिजिटल फॉर्म में NFT के फॉर्म में एक तरह से कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद उसका ट्रेड हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ जो लोग हैं उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज वगैरह दे के उसको एक तरह से बाय किया और फिर आगे बहुत महंगे महंगे प्राइसेस पे उसको सेल किया। तो आपको इस NFT के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट हम बात करते हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में। तो रिसेंटली सबसे पहली बार ये जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया है। अब क्यों लॉन्च किया गया है? जैसा कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को हटाया गया है, जिसके तहत यहाँ पे जो बाहर के जो बिजनेसमैन है वो अब जाकर जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो भी बिजनेसमैन को अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक सिंगल विंडो सिस्टम में प्रोवाइड करी जाएंगी। बस आपने इतनी चीज़ याद रखनी है। अब ये जो सिंगल विंडो सिस्टम है आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक आपकी जो इकोनॉमी की कुछ करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम बाकी के जो इकोनॉमी के बचे हुए करंट अफेयर्स हैं वो सारे कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।